हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के बारे में। सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसकी अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, टोटल कितनी वैकेंसीज निकलने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे जब आप अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल करते हो, उस समय आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए, यानी कि किस पोस्ट को पहले रखना है, किस पोस्ट को बाद में रखना है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है और ज्वाइन करने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी क्या बनती है, यानी सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिल जाएगी, इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कांस्टेबल जीडी का मतलब हुआ जनरल ड्यूटी। जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं या जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनमें अलग अलग वैकेंसीज रिलीज़ की जाती है। जैसे सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसएफ है, एनसीबी है। तो सब में वैकेंसीज रिलीज़ की जाती है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करते हो उस समय आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है कि कौन से पोस्ट को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, देखते हैं कि किस में ज़्यादा वैकेंसीज़ है। अगर जैसे सीआरपीएफ में ज़्यादा वैकेंसीज दिख रही है तो उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं। अब उसमें होता क्या है कि देखिए, जो सीआरपीएफ है, जो बीएसएफ है, इसमें क्या होता है, आपकी जो पोस्टिंग होती है ये अच्छे लोकेशन में नहीं होती है। जैसे अगर आप सीआईएसएफ की बात करें, जो आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है एयरपोर्ट्स में होती है, या फिर जो बड़े बड़े जैसे एनटीपीसी वगैरह जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है। तो आपका जो वहाँ पे वर्कलोड भी काफ़ी कम रहता है एंड वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी कम रहता है। लेकिन वहीं अगर बात करें बीएसएफ की, तो ये बीएसएफ से का मतलब हुआ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे जाहिर है आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बॉर्डर एरिया में होगी, तो वहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। इसके अलावा अगर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ की जो पोस्टिंग होती है मोस्टली नक्सल एरिया में होती है, तो वहाँ भी आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिनका मार्क्स ज़्यादा रहता है, कैंडिडेट है जिन्होंने मार्क्स ज़्यादा स्कोर किया हुआ, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस में सीआरपीएफ या बीएसएफ डाल दिया है, तो फिर उन्हें वहाँ पोस्टिंग मिल जाती है। इसलिए क्या प्रेफरेंस रहना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक एसएसएफ और एनसीबी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एसएसएफ और एनसीबी की जो कट ऑफ रिलीज़ की जाती है ऑल इंडिया लेवल पे रहती है। वहीं अगर सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रिलीज़ की जाती है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रहती है। उसमें भी बॉर्डर के लिए अलग कट ऑफ रहेगी, नक्सल के लिए अलग कट ऑफ रहेगी एंड जनरल कट ऑफ अलग रहती है। तो कौन सा प्रेफरेंस सबसे पहले आपको रखना है, तो आपका सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए एसएसएफ और एनसीबी। अगर एनसीबी में वैकेंसी निकली हुई है तो एसएसएफ और एनसीबी को आपको फर्स्ट सेकंड में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी पोस्टिंग होगी वो केवल दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी। तो दिल्ली, क्योंकि यहाँ से नाम से ही आपको क्लियर होगा कि ये जो वर्क करता है ये केवल दिल्ली वाले एरिया में ही इनका वर्क रहता है। सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, तो सेक्रेटेरिएट तो दिल्ली में है, तो इसलिए आपकी जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली में होगी। लेकिन अगर वही आप बाकी की बात करें तो इसमें कौन सा प्रेफरेंस फर्स्ट रखना है, तो पहले आपको सीआईएसएफ रखना है, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ, देन सीआरपीएफ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ केवल 10th पास रिक्वायर्ड है। 10th पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 25,000 वैकेंसीज निकली, 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी। इस साल की बात करें तो इस साल भी 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, तो एसएससी की जो ऑफिशियल कैलेंडर है, एसएससी ने ऑफिशियली बता दिया है कि जो इसकी ऑफिशियल अप्लाई की डेट रहेगी ये 27 अगस्त से लेकर 27 सितंबर 2024 रहने वाली है। और अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम जनवरी एंड फरवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 23 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि आप 26 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि आप 28 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, तो यहाँ सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और साथ ही साथ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद फिर फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो जो रिटन टेस्ट होता है इसके बारे में बात करें तो ये जो रिटन टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा। मैथ से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन रहता है। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो, उससे 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का रहता है एंड यहाँ 1/8 नेगेटिव मार्किंग रहती है। टाइम की अगर बात करें तो आपको टोटल 1 आवर, 1 घंटे का समय मिल जाता है।
जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। तो पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट अगर बात करें मेल के लिए तो मेल के लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, और एसटी कैंडिडेट अगर आप हो, मेल हो, तो आपकी मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी कैंडिडेट्स हैं अगर फीमेल तो उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर मिनिमम रहनी चाहिए। मेल के लिए चेस्ट रहती है 80 टू 85 सेंटीमीटर, एंड एसटी कैंडिडेट अगर आप हो, मेल हो, तो आपकी चेस्ट रिक्वायर्ड है 76 टू 81 सेंटीमीटर। फिजिकल टेस्ट में जब आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी देना होता है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में केवल आपको रेस करना होता है, रनिंग करनी होती है। मेल को 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, 24 मिनट का समय रहता है, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, 8.5 मिनट का समय मिलता है। एंड इसके बाद जब आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है, उसके बाद फिर फाइनली आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और अगर बात करें कि ये जो मेरिट लिस्ट बनती है ये किस पे बनती है, तो मेरिट लिस्ट आपकी बनती है जो रिटन टेस्ट में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे। तो रिटन टेस्ट में भी आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना होगा, और यहाँ पे आपकी जो फिजिकल टेस्ट होती है उसमें भी आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना होगा। देखिए, कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज लगभग हर साल देखने को मिलती है, और यहाँ 10th पास वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो 10th पास अगर आपने किया हुआ है, अगर आप 10th के बाद आपको जस्ट जॉब चाहिए, तो फिर आप रिटन टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दो, और साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, 2-3 महीने का ही समय है। अभी से भी अगर आप तैयारी करते हो तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं कि यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो जो पे स्केल रहता है 21,700 से लेकर 69,100 रहता है, लेकिन आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है ये 32 से 35,000 बन जाती है, सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड करने के बाद। इसके अलावा भी और भी कई तरह के अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे अगर आपकी हार्ड लोकेशन में पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पे आपको अलग से एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी एसएससी कांस्टेबल जीडी की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका और कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।